बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो का वो पड़ाव जहां पर दर्शकों को अब शो में शामिल करते हैं और उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हेमंत उत्सुकी CEO वाइस इन्वेस्ट, निखिल कोठारी डायरेक्टर एटिका वेल्थ, आप दोनों का स्वागत है। और निखिल, काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लगा आपको शो पर देखकर। चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे पहले दर्शक रोहित आनंद फ़ोन लाइन पर हैं जो कि निखिल से सवाल पूछना चाहेंगे। रोहित, हाय, नमस्कार। नमस्ते मैम। कहीं बाहर हो रोहित? नहीं मैम, रूम पर है। अच्छा, चलिए, टीवी की आवाज़ बंद है ना? जी। अच्छा, ओके। तो आपने 3 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 2 लाख आप कर चुके हैं। 10% बढ़ाना चाहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। 15% आपको रिटर्न चाहिए। जी। ठीक है। नहीं, 15% का रिटर्न मिल रहा है अभी तक। अभी तक मिल रहा है। फंड्स तो आपके जी। काफ़ी बढ़िया है। 2 करोड़ चाहिए 15 साल में। ठीक है, जी। ओके। मैं निखिल की ओर रुख करती हूँ क्योंकि निखिल बताएंगे आपको। निखिल, फंड्स तो अच्छे हैं, क्या कोई बदलाव करने की ज़रूरत है इन्हें? क्या सजेशन होगी आपकी? काफी अच्छे हैं। केवल इनका एक जो लिक्विड फंड में एसआईपी चल रही है, तो अगर उनका 15 साल का नजरिया है कि उनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो लिक्विड फंड पे निवेश नहीं करके वो उसको उसी फंड हाउस के इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं और वो उसमें बने रह सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनका पोर्टफोलियो पिछले 3-4 साल से उनको 15% रिटर्न दे रहा है, दैट वो इक्विटी का रिटर्न है। लंबे लंबे टाइम में आप 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी पे। बट आप कंजर्वेटिवली अगर 12% भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो वो एसआईपी कर रहे हैं और जो इनका लमसम डाला हुआ है, उनसे इनको 1.3 करोड़ का एक जमा पूंजी बन जाएगी। और अगर वो 15% के आता है, तो लगभग उनका 1.7-1.8 करोड़ का कॉपस बन सकता है। रोहित, मेरे साथ फ़ोन लाइन पर अगर आप हैं, आपने सलाह सुनी जो आपको निखिल ने दी है, कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे निखिल से? जी मैम, मैम पूछना चाहते थे कि इसमें और कितना अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 2 करोड़ पहुंचने के लिए। ओके, सो रोहित जी, ओके। अगर हम कंजर्वेटिव प्लानिंग करते हैं कि हमको 12% रिटर्न एक्सपेक्ट आता है, तो आपको लगभग 9,000 रुपए से अपनी एसआईपी बढ़ानी पड़ेगी। तो टोटल जो आपकी एसआईपी जो आज 14,500 से जा रही है, वो 23,000 से कीजिए और हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहिए। तो इस तरह से आप अपने 2 करोड़ का लक्ष्य जो है वो आराम से पहुंच सकते हैं। और होपफुली अगर रिटर्न 12% से ऊपर आता है, तो आप 2 करोड़ से ज्यादा ही अपनी जमा पूंजी करेंगे। ऑल राइट रोहित, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक रमनदीप सिंह से मैं बात करना चाहूँगी। रमन, नमस्कार। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। क्या करते हो आप? जयपुर से बोल रहे हो? जी हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। एक्चुअल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको डिटेल्स भेजी थी। उसमें हाँ जी, है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल फंड, दोनों सेक्टोरल फंड्स हैं। तो दोनों में ठीक मैंने है। लमसम इन्वेस्ट किया था 2022 में, 21 में भी किया था, लेकिन अभी दोनों ही अराउंड 25 से 30% नेगेटिव है। तो अभी सेक्टर ही शुड आई काम नहीं कर कंटिन्यू? रहा ना, सेक्टर ही नहीं चल रहा ना रमन, सेक्टर ही नहीं चल रहा, देख रहे हो ना आप। लेकिन अभी मतलब मेरे को बने रहना चाहिए या मेरे को स्विच करना चाहिए, क्या मतलब मेरे को राय दीजिए इसके इसमें, या और अलावा इन्वेस्ट करके इसको कोई इसके एवरेज आउट कर सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से फंड्स हैं पोर्टफोलियो में? मेरे पास ब्लू चिप्स हैं काफी सारे, और मतलब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अराउंड 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एसआईपी का मेरा पोर्टफोलियो भी काफी है। लेकिन ये दोनों फंड्स ने मेरे को मतलब बहुत परेशान कर रखा है कि अब आगे करना है नहीं करना। मेरे को किसी ने बोला है कि थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करके यूनिट्स लेके इसका एवरेज आउट कीजिए। क्या वो सही तरीका है या फिर इसको होल्ड किया जाए? नहीं, ये देखिए, आपकी चिंता तो काफ़ी जायज़ है। मैं हेमंत जी से बात करना चाहती हूँ। जी। हेमंत जी, अब क्योंकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स लिए हुए हैं और इन्होंने ऐसे सेक्टर के फंड्स लिए हैं जो सेक्टर फिलहाल चल ही नहीं रहा है। हालांकि जब भी हम कहते हैं कि आपको निवेश करना हो, इस तरह की कोई रणनीति बनानी हो, तो फिर आप सेक्टर के पार्क ही होने चाहिए। और इनके पास इसके अलावा भी काफ़ी सारे फंड्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम इन्हें पता है कि कोर पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। लेकिन अब सेक्टर फंड के साथ तो ऐसी दिक्कत हमेशा ही होगी ना, ये एक फेज़ में परफॉर्म करेगा और एक फेज़ में फिर ये अंडर परफॉर्म भी करेगा। अब 30-35% की अंडर परफॉर्मेंस अगर ये कह रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में, हालांकि इन्होंने
इन्होंने बहुत समय भी नहीं दिया है। 2021 में कहा इन्होंने निवेश किया है और अभी देखिए 2023 आते आते इतनी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दी है। इन यही नहीं, रमन जैसे ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं, निवेशक हैं जो कि इस सेक्टर के फंड में निवेश कर चुके होंगे और शायद अंडर परफॉर्मेंस से चिंतित हों। सवाल यही है कि क्या और समय देना चाहिए परफॉर्मेंस को देखने के लिए इस फंड में, या निकल जाए, और क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लू चिप्स में इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस क्षेत्र का एक्सपोजर आपके ब्लू चिप फंड या बाकी फंड्स की कैटेगरीज में मिल ही जाएगा, क्या करें? जी कविता, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम सेक्टर फंड की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन काफ़ी समय देखनी पड़ती है हमें, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है उन फंड्स का बहुत ही नैरो है। तो अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पे आईटी फंड्स की बात करें तो आईटी फंड्स की परफॉर्मेंस, आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है पिछले 15 से 18 महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। हमने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट बढ़े, कहीं ना कहीं कंपनीज के जो मार्जिन थे वो प्रेशर थे, कहीं ना कहीं मंदी की बात होती रही, स्लो डाउन की बात होती रही। तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा है और उसमें आईटी एज ए सेक्टर जो है वो उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वो सीधा सीधा परफॉर्मेंस में यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ तक सेक्टर का सवाल है, देखिए उससे पहले सेक्टर ने काफ़ी अच्छा किया। इनफैक्ट एक और है कि किस कारण से जो आईटी स्टॉक्स गिरे हैं ज़्यादा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। कहीं ना कहीं अर्निंग जब नहीं आती है तो वो उसका असर आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आगे जाके भी मुझे लगता है अभी हम उस सिचुएशन में है जहाँ पे हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो पीक कर चुके हैं, इन्फ्लेशन धीरे धीरे पूरी दुनिया में मॉडरेट होगा। कहीं पे 2 क्वार्टर लगेंगे, कहीं पे थोड़े से और समय लग सकता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक आईटी सेक्टर का जो फॉर्चून की बात है वो डेफिनेटली कुछ क्वार्टर्स के बाद बदलना शुरू होगा, जहाँ तक इस सेक्टर की पोटेंशियल की बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये इन्होंने कहा कि इनके पास दूसरे फंड्स हैं और बिल्कुल जैसा आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया कि जब हम स्पेसिफिकली ब्लू चिप फंड्स की बात करते हैं तो किसी भी आप लार्ज कैप या लार्ज या मिड कैप के फंड के पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक डिसेंट एक्सपोजर आईटी सेक्टर में आपको मिलता है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब किसी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देख लीजिए कि उस सेक्टर जिसमें आप जाना चाह रहे हो क्या उसकी एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि हर फंड, हर जो स्पेशली जो लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्सपोजर है। अब इसमें बने रहें कि नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि ओवरऑल कितना प्रोपोर्शन है, ये 6 लाख आपके पोर्टफोलियो कितना प्रोपोर्शन है अमनदीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ से अगर हमें रिकवरी करनी है तो जैसा मैंने कहा कि आईटी में थोड़ा समय लग सकता है, बट अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए मिड कैप और लार्ज जो स्मॉल कैप है, अगर उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे लगता है कि वो 2 सेगमेंट में अगर आप थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाएं तो अगर आप निकल भी जाएं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप इस लॉस को रिकवर कर सकें। तो सेक्टर में बने रहना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने आपको कहा, कितना प्रोपोर्शन है और अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में देखें कि आईटी में कितना एक्सपोजर है आपके पास। दूसरा, अगर आप वहां से निकलना चाहें, मुझे लगता है इस समय में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास समय है कम से कम 5 साल का, तो अगर आप किसी मिड कैप और या स्मॉल कैप या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अगर ये पैसा लगाएं तो डेफिनेटली आपका जो रिकवरी प्रोसेस है वो कैन बी मच फास्टर। बहुत खूब। रमनदीप, आपको सलाह समझ में आई? कुछ पूछना चाहते हैं आप हेमंत जी को? बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। विवेक मिश्रा जी का सवाल मुझे लेना है, क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं विवेक? यस मैम। हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? सर मैम मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। ओके। मैं 39 ईयर्स ओल्ड हूँ मैम। मुझे फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। ओके। तो मेरे लिए क्या बेस्ट प्लान रहेंगे जो म्यूचुअल फंड में है, जो मेरे लिए बेस्ट रिटर्न मेरे को मिल सकता है 10 साल या 5 साल या 15 साल में? ओके विवेक, धन्यवाद, आपने हमें चुना आपकी रणनीति के लिए, आपके निवेश प्लान के लिए। और आप मुझे बता पाएंगे कि 15 साल तक तो आप 5, 15 और 10 साल तक निवेश करना चाहते हैं, ये आपके 3 टाइम होराइजन्स हैं, या आप कह रहे हैं कि आपको केवल एक ही अवधि का निवेश करना है? आपकी टाइम होराइजन्स क्या 5, 10 और 15 साल है? मैं जो बेस्ट मेरे को सजेशन मिलेगा उस हिसाब से मैं तीनों प्लान में, तीनों जो ईयर मैंने बताया है आपको, उसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
तो विवेक, आपको ये समझना होगा कि तीनों अवधि के लिए आपकी रणनीति जो है वो अलग-अलग हो सकती है। ख़ासतौर से आप शायद बाहर हैं। ख़ासतौर से अगर हम देखें 5 साल के लिए आपको शायद हम इक्विटी ओरिएंटेड रणनीति यहाँ पर नहीं सुझा पाएँगे, क्योंकि वो बहुत ही मीडियम टर्म आउटलुक होगा। थोड़ा-सा आपका जोखिम जो है वहाँ पर हमें ध्यान में देना होगा। हालाँकि अगर आपका ऐसा कोई स्पेसिफ़िक गोल नहीं है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल तक आपका कोई गोल नहीं है, तो शायद आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में। बहरहाल 5, 10 और 15 तीनों के लिए आपको निखिल मेरे ख्याल से बता पाएंगे कि किस तरह से आपको फंड्स का चुनाव करना चाहिए। बताइए निखिल। विवेक जी, पहले तो हम जब निवेश करते हैं तो हमें अपना गोल एक रखना चाहिए, केवल टाइम फ्रेम नहीं। ये पैसे हम किस गोल के लिए कर रहे हैं? ये पैसे हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए है, ये हमारे बच्चे की पढ़ाई के लिए है, या बच्चों की शादी के लिए है? तो एक गोल निर्धारित करना चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर कोई भी निवेशक निवेश कर रहा है तो अपना उसको एक सोचना चाहिए, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होगा जब मैं एक अवधि के बाद मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे महीने के जो खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। तो उसका अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो आपके पास 15 से 20 साल का एक टाइम फ्रेम है जिसके लिए आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी भी जो भी आपके मीडियम टर्म गोल्स है उसके लिए आप अलग अलग तरह से निवेश कर सकते हैं। जैसे कविता जी ने कहा कि अगर आपका 5 साल का टाइम फ्रेम है, तब हमें प्योर इक्विटी फंड नहीं लेके एक मिक्स ऑफ इक्विटी और डेट फंड, जिसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। उन फंड में क्या होता है कि लगभग 35 से 65% इक्विटी होता है, और बाकी जो पैसा है वो डेट में होता है। तो उनमें वॉलिटिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, और लंबे 5 साल के 6 साल के टाइम फ्रेम में वो आपको 8 से 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन फंड में आप अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए कि जरूरी नहीं कि 5 साल एग्जैक्ट 5 साल बाद निकालना है। अगर मार्केट उस थोड़ी सी खराब है तो आप 1 साल का अपना टाइम फ्रेम एक्सटेंड कर सकते हैं, और उस तरह से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। जो भी पैसा आपको 10 और 15 साल के लिए है वो आप प्योर इक्विटी फंड में देख सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में इक्विटी जो एसेट क्लास है वो बाकी एसेट क्लास से काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो 5 साल का पैसा है वो हाइब्रिड फंड में निवेश कीजिए, और जो आपका 10-15 साल का पैसा है, और मैं ये बोलूंगा 10-15 साल नहीं, उसको आप 20 साल का टाइम फ्रेम रखिए अपने रिटायरमेंट के लिए, और उसको आप एक प्योर इक्विटी फंड में निवेश कीजिए। विवेक, आपको सलाह समझ में आई? ऑल द बेस्ट विवेक। संभव तरन का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, जो कि ट्विटर से अपना सवाल हमें पूछ रहे हैं। हेमंत जी, आपके पास है ये सवाल। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट का लार्ज कैप है, कैनरा बैंक का ब्लू चिप है इनके पास, और कोटक का मल्टी कैप है 2 करोड़ 12 साल में, और फिलहाल ये 20,000 का निवेश कर रहे हैं। बताइए। इनका जो टाइम होराइजन है, उन्होंने कहा कि 12 साल है, और जो टारगेट है वो 2 करोड़ है। तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि 12 साल का समय है, तो अगर हम 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चले, करीब करीब इनको 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होगा अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब है 20,000, तो काफ़ी बड़ा शॉर्टफॉल है। ऑब्वियसली इनको कोशिश करनी होगी कि उस रकम को बढ़ा के अपने टारगेट तक पहुँच पाएँ। जहाँ तक फंड्स का सवाल है, मुझे लगता है जो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है वो डेफिनेटली आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप में एक मल्टी कैप कैटेगरी फंड होना ज़रूरी है। हालांकि रिलेटिवली एक नया फंड है, ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट आई थिंक पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छा है, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 2 उनके पास जो लार्ज कैप फंड्स हैं, उसकी जगह में मुझे लगता है अगर आप क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर और बढ़ाने की कोशिश करें आप, तो जैसे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं उसके अंदर आप देखें, जैसे ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप और HDFC लार्ज एंड मिड कैप, तो ये 4 फंड है। और मुझे लगता है कि जब भी आप के लिए संभव हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, तो इन्हीं फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आपके पास 2 लार्ज एंड मिड, एक फ्लेक्सी कैप और एक मल्टी कैप फंड होगा। पर जैसे मैंने कहा, गैप है, जितना आप बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली या तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए आप, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको, जैसा मैंने कहा, जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बढ़ानी होगी। ऑलराइट, चलिए हम और दर्शकों के सवाल लें, उससे पहले अब रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। और हेमंत जी, आप ही के पास आऊँगी। सबसे पहले बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र दर्शकों के लिए क्या होगा? उन निवेशकों के लिए है जो रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और जैसा हमने देखा पिछले काफ़ी सालों में कि रेगुलर इनकम जनरेट करना एक बड़ा चैलेंज है। या तो ट्रेडिशनल ऑप्शंस में रिटर्न कम मिलते हैं, या फिर जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। तो मुझे लगता है एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो पॉपुलरली SWP कहते हैं, वो जो भी निवेशक चाहते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको चाहते हैं कि रेगुलर इनकम उनको मिले, तो SWP को डेफिनेटली अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि उसमें 2 फायदे ये हैं। एक तो
मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद भी आप जितना भी पैसा आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। दूसरा जो आपके रिटर्न है वो काफ़ी टैक्स एफिशिएंट है। ऑफ कोर्स ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब आप जब विथड्रॉल करें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ना करें। अगर आप एक 4 या 5% अपने पोर्टफोलियो से निकालें तो एसडब्ल्यूपी बहुत ही अच्छा तरीका है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। निखिल, ऐसी कौन सी निवेश की सीख आप दर्शकों को देना चाहेंगे जो कि निवेश का गुरु मंत्र होगा आपकी तरफ से? मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पैसे को काम करने लगाओ, चाहे वो बहुत छोटे अवधि के लिए हो, चाहे वो लंबी अवधि के लिए हो। तो एक एक चीज हमने देखा है कि लिक्विड फंड जो होता है वो बहुत रेयरली यूज होता है। लोग के पास बैंक में पैसे पड़े रहते हैं और उनको वो पैसे को काम में नहीं लगाते। तो मैं हमेशा कहूंगा कि जो पैसे आपके घर पे पड़े हैं या बैंक में पड़े हैं, वो जो सेविंग्स अकाउंट में है, वो आपको जो घर पे पड़े हैं वो 0% इंटरेस्ट देते हैं, जो आपके बैंक में है वो केवल आपको 3% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उस पैसे को सबसे पहले, अगर जो सबसे पहला तरीका होता है वो आप एक लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। अभी लिक्विड फंड की, बिकॉज आरबीआई की रेट्स काफी बढ़ी है तो ब्याज दर भी काफी अच्छे हैं। तो जो पैसा आपको वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए उसको आप लिक्विड फंड का यूज कीजिए इंस्टेड ऑफ बैंक और सेविंग्स अकाउंट। और सेकंड चीज मैं ये कहूंगा, जो जो लोग अपने पैसे को, जो बहुत लोग हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं पैसा सेव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि एसआईपी अपना एक लिक्विड फंड में स्टार्ट कर दीजिए। उसका फायदा ये कि लिक्विड फंड से आप पैसे कब जब आपको चाहिए तब निकाल सकते हो। तो एक बाय डिफॉल्ट एक फिक्स एसआईपी लिक्विड फंड में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको पैसे बैंक में दिखेंगे नहीं तो आप खर्चे नहीं करोगे। और अगर अगर ये एसआईपी आपने साल भर करते हो, जैसे आपने 5,000 की एसआईपी भी की और आपने साल भर ही एसआईपी कंटिन्यू कर दी लिक्विड फंड में, और आपको पता है कि जब भी आपको पैसे चाहिए आप निकाल तो सकते ही हो, तो आपके लिक्विडिटी अवेलेबल है। और बाई चांस अगर आपने नहीं निकाला और आपने अपने खर्चे कंट्रोल कर लिए तो साल भर बाद ये 60,000 रुपए बच जाते हैं। वो आप कभी भी लंबी अवधि में निवेश करके अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और अपना फ्यूचर का प्लान आराम से कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा लिक्विड फंड को बहुत अच्छी तरह यूज कीजिए और हर 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 जो भी पैसे बैंक में पड़े हैं उनको आप लिक्विड फंड में इस्तेमाल कीजिए और एक एसआईपी लिक्विड फंड में स्टार्ट कीजिए। जो बोल सकते हैं कि मैं पैसा सेव नहीं कर पाता हूँ, ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा सेव करने का। ऑलराइट, चलिए ये था आज का निवेश का गुरु मंत्र हमारे दोनों ही मेहमानों की तरफ से। और शो पर हमारे साथ अब अमोल चांद गुप्ता, हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर हैं जो कि निखिल से सवाल पूछेंगे। नमस्कार अमोल। जी मैम नमस्कार। चलिए, आपका पोर्टफोलियो तो हमारे पास है और 55,000 की आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। 12 लाख की आपकी वैल्यू है और 1 करोड़ आपको चाहिए 2030 तक, है ना? जी ओके। ओके। निखिल बताइए। चाहिए 2030 तक, जो वो आज वो एसआईपी कर रहे हैं और जो उन्होंने निवेश किया है उससे वो आराम से अपना लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। बट जो अगर ये 1 करोड़ रुपए उनके अगर रिटायरमेंट के लिए है तो मैं कहूंगा कि ये अवधि बहुत कम है। तो क्योंकि आज के दिन पे अगर हमको रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो हमको 3 से 4 करोड़ रुपए आपको प्लान करनी चाहिए, क्योंकि वो नेक्स्ट 20-30 साल के खर्चे निकालने के लिए। पर अगर आपका 1 करोड़ कोई और लक्ष्य के लिए है तब ये आप इस अभी जो निवेश कर रहे हैं उससे आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहिए और जब आप अपने गोल के करीब आते हो, जब आप 2029 में, तो कुछ पैसे को अपने इक्विटी फंड से धीरे धीरे डेट फंड में मूव कर लिया कीजिए, सो दैट आपके जो खर्चे होंगे उसको आप फुलफिल कर सको। फिर जो आपने स्पेसिफिकली जो टेक्नोलॉजी फंड का कहा है, जैसे हेमंत जी ने पहले भी कहा था और कविता जी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी फंड लास्ट 1 साल से अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज ये सेक्टर नहीं चला है। पर क्योंकि आपके एसआईपी मल्टीपल फंड्स में जा रहे हैं तो मैं बोलूंगा इनको कंटिन्यू करते रहिए, एवरेज आउट कर लीजिए कॉस्ट को। और आप, क्योंकि आपका 5 से 6 साल का टाइम फ्रेम है, तो होपफुली जब ये सेक्टर रिवाइव होता है तो आपको रिटर्न्स इसमें वापस दिख जानी चाहिए। ऑलराइट, चलिए अमोल, ऑल द बेस्ट। रामदास गिरे का सवाल मैं लेना चाहूँगी। नमस्कार रामदास जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ यस मैडम। हाँ सर, आईसीआईसीआई प्रो टेक्नोलॉजी, निपॉन का स्मॉल कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आपके पास है ना? हाँ यस मैडम। उसको रिस्पेक्टिवली मैंने 5, 5 और 7 ऐसा डिवाइड किया है म्यूचुअल फंड्स में। तो मेरा ये सवाल था कि अगर मुझे 1 करोड़ 10 साल में अगर चाहिए तो मुझे इसी के साथ जाना चाहिए या फिर कुछ और चेंजेस करने चाहिए? ओके, ठीक है, समझ गए। हेमंत जी, आपके पास है ये सवाल शायद। देखिए कविता, पहले इनकी गोल की बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि 10 साल में इनको 1 करोड़ चाहिए और उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो करीब 17,000 है और डेफिनेटली उससे उनका टारगेट पूरा नहीं होगा। उनको अपनी एसआईपी करीब 25 से 28 हज़ार रुपये बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे।
दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि अगर वो 5 साल अपना टाइम होराइजन बढ़ाएं तो फिर 3,000 रुपये SIP बढ़ाने से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखनी होगी। ऑफ कोर्स अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टाइम होराइजन को बढ़ाने की, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी होगी। जहाँ तक फंड्स का सवाल है, 3 फंड्स हैं उनके पास। यहाँ पे भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज़्यादा पैसा जो है इनका ICICI टेक्नोलॉजी फंड में जा रहा है। हालांकि क्योंकि ये SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद उतना इम्पैक्ट उनके पोर्टफोलियो इनकी इस इन्वेस्टमेंट पे नहीं होगा जितना कि लमसम के केस में जैसे हमने पहले बात की थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप एक ऐसे निवेशक हैं, आपका लक्ष्य है 10 साल में एक कॉर्पस बनाने का, तो मेरा हमेशा ये मानना है कि ऐसे में, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कोई भी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड अगर देखेंगे तो वहां पे आपको IT सेक्टर में एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरा आपको सलाह ये रहेगी कि आप इसको डिसकंटिन्यू करके एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, या तो ICICI का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर HDFC का लार्ज एंड मिड कैप फंड उसकी जगह पे रखें, तो पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी कम होगी। और क्योंकि सेक्टर फंड जो है वो एक अलग तरीके की मॉनिटरिंग चाहता है, तो एक आम निवेशक के लिए वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चेंज कीजिए, और जैसे मैंने कहा, या तो अपना टाइम बढ़ाइए या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। चलिए रामदास जी, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मेरे ख्याल से शो को भी समाप्त करते हैं। निखिल आपका, हेमंत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग किया। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं हमारे WhatsApp नंबर के साथ, जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। नमस्कार।